फकीरी ऊंट दुर्वेशी डाची। जिंदगी का ऊंट कैसे भी करवट बदले, धैं पटास ही होती है। कौन सा भी आजाद दिखाए, वो टेढ़ा और बेढंगा ही होता है। इस पे लाख आराम दे मखमल, कजावा या होदा रखो, राकिब की हड्डी पसलियां जोड़ जुड़े दुखे बिना नहीं रहते। तबीयत होलने और पेट बोलने लगता है। ऊंट पे सफर सहरा रोही का हो या मैदान नखल का, सब एक से ही कादा रुकू की तरह होते हैं। ऊंट ने ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। ऊंट जब तक पहाड़ तले ना आए, वो किसी को अपने से ऊंचा बड़ा मानता ही नहीं। ऊंट खैमा और आराबी, कीना शुतर, शर शुतर, गमजा शुतर, सहराई जहाज। ऊंट की मुहार चूहिया के हाथ, ऊंट से गिरा बच जाता है। गधे से लुढ़का टांगड़ियां तुड़वा बैठता है। बूढ़ा ऊंट झालर झांझर का खर्चा, हिलाले ईद, नखलिस्तान और ऊंटों की कतार। ऊंट और बिच्छू, नाक़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाक़ाए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, नाक़ाए लैला, सुई के नाके में से ऊंट, ऊंटों के सौदागरों के लटके होंठ, ऊंट का टेढ़ा मोत और चड्डों में भूत। ऊंट के लिए खोंटा और सोंटा नहीं होता। इसी कबील की बहुत से ज़रबुल मिसाल और बातें हकायतें मशहूर हैं। ऊंट अजीब बेढंगा और मलंगा सा जानवर है, सख्त जान, साबिर व शाकिर और खिदमतगुजार भी। आई पे आए तो बड़ा जलील और बेदर्द दुश्मन भी। उजड़, अनपढ़ और लाइलक किस्म का तो है ही, बेहुदा और बदज़ोक़ भी इंतहा दर्जे का। चलता रहता है या फिर चरता रहता है। बड़े दबंग किस्म के खराटे तोड़ता है, जबकि ख्वाबों में अपने बचपन की शुतर मस्तियां याद करके बबलियां बोलता रहता है। सहराई हुदहुद और कन खजूरे इसकी जान के जोखम हैं। कमबख्त सहराई कन खजूरों को अंडे देने और सीने के लिए इसके कानों के अलावा कोई और महफूज और मामून जगह दिखाई ही नहीं देती। खूबसूरत कन खजूरन खूब झाले भर भर अंडे देती है। जचगी और बचगी के मौसम में कानों की मेल पे भी बहार उतरी होती है, लिहाजा खूब खूबे खराबे कानों में खिलाल करते रहते हैं। इधर सहराई हुदहुद और पिद्दों के परे परवाजें समेट कर ऐसे बेवकूफ़ों के कानों के दवाले हो जाते हैं। खूब कानकनी और खुदाई होती है। दांतों की दर्जें, जबड़े का जबरालड़, नाक के नकोदरे और फटी फटी आंखों के कोनों से बहती हुई लजीज आलाइशों पे खूब आजमाइशें होती हैं। ऊंट एक कसीरुल मकासिद और हकीरुल मफासिद पंच पाया है। पांचवें दरवेश की तरह इसकी गर्दन भी दरअसल पांचवा पाया ही होती है। चार पायों पे अपने बेढंगे जिस्मानी बोझ के अलावा हर वो अल्लम गल्लम बोझ उठा सकता है जिसे दुनिया का कोई और अक्लमंद जानवर उठाना तो गुजा, उसके जानिब एक नजर देखना तक पसंद नहीं करता। खम लेती हुई टेढ़ी लंबी गर्दन के ऊपर जो टिका हुआ लंबूतरा सा सर और मुंह माथा होता है, ये सहराई जहाज इससे वही काम लेता है जो एयरपोर्ट वाले वॉचिंग टावर से लेते हैं। यानी ये अपनी हिस्से शामा से काम लेते हुए सराबों के धोखे में नहीं, बल्कि मंजिलों पहले किसी कुएं या नखलिस्तान के बूबास पाकर अपने मालिक और दीगर सारबानों को पानी की खुशखबरी सुना देता है। इसी तरह ये बादे समूम को भी महसूस करके पेश की खबरदार कर देता है। तूफान और झकड़ों से बचने की खातिर किसी ओड़ में अपनी गर्दन टांगों में दबाकर बैठ जाता है। इसके सारबान भी यही तरीका इख्तियार करके अपनी जान बचाते हैं। खाना पीना मयसर ना भी हो तो वो वाहिद खुशकफील जानवर है जो पानी, गोश्त, जलाने और खाने का रोगन, दूध, छाछ, पनीर, इस्तखवा, पोस्त, ईंधन, ऊन, खाद वगैरह का एक वाफिर जखीरा हमा वक्त अपने पास रखता है। अकल शऊर की कमी की वजह से इसके बजाय दूसरे दो पाए इन नेमतों से कमा हक़्क़हू फायदा उठाते हैं। इंसानों की सवारी, बार बर्दारी, खेती बाड़ी, हल, कोहलू और कुएं से पानी खींचना, गन्ने पेलना, खरास पे जुतना, खैर ये तो बेगार के कार थे, मगर कुछ कारामद ड्यूटियां भी दी और खूब दी। अरबों और बलोचों ने जितने इश्क किए, उनकी कामयाबी या नाकामी में सांडनियों डाचियों का बड़ा अहम किरदार रहा। ये आशिक लोग नायिकाओं की वसातत से तहसील इश्क, अपनी आशिकाना सकाफत और विरासत की तौहीन गर्दानते थे। लिहाजा वो नायिकाओं का काम
नाकाओं से लेते थे। बस वो रुबाब या नफीरी साथ लिए इस पे बैठ जाते, ये खुद ही सूंघती सुंघाती ऐन मशूक के ठिकाने पे पहुंच जाती। उनको मुलाकात का मौका फराहम करते हुए आंखें मूंदे जुगाली करने बैठ लेती। जब वो सैर हो जाते तो उनका मूड कहीं सैर व तफरीह का बनता तो ये उन दोनों को आगे पीछे बिठाकर खूब झटके और ठुमके ले ले मजीद शाद काम करती। सांडनी हो या मोटरसाइकिल, महबूब माशूक को बिठा कर सफर करने का एक अलग ही सवाद होता है। शुतर के शुरले यानी शुतर बच्चे भी होते हैं। इन पे प्यार तो आता ही है, खुमार भी आता है कि हिरनों के बच्चे, गाय भैंस के बच्चों और गधे के गधचों की मानेंद इनकी आंखें भी बड़ी पुरखुमार और खूबसूरत होती हैं। इन शुतर बच्चों को देखकर तरस भी आता है और हैरत भी होती है, क्योंकि अपने पांव पे खड़े हैं। इनकी टांगें गीली लकड़ी की अंतराशी हुई लगती हैं, जैसे किसी पेंडू बूढ़े तरखान ने यूं ही टेढ़ी मेढ़ी टहनियां काट कर ठोक दी हों। अफसोस कि इन्हें हिरन के बच्चों या बकरी भेड़ के मेमनों के मानंद गोद भरकर उठाया सीने से नहीं लगाया जा सकता। इस तरह ये गरीब बेचारा अपनी मैया के पहाड़ तले ही ममूला बनकर बचपन के दिन पूरे करता रहता है। ऊंट की खाल बड़ी कीमती होती है। इसे खुश्क करके घरेलू आराइशी अशिया तैयार की जाती हैं, लेकिन इससे भी कीमती चीज जो होती है वो इसकी नादिरुल वजूद जहाजी साइज की हड्डियां होती हैं, जिनसे बेशुमार आराइशी सामान तैयार किया जाता है। चूंकि इसकी हड्डियां बड़ी बड़ी, लंबी चौड़ी, मजबूत और निगर होती हैं, हल्की सी सफाई पॉलिश से बिल्कुल हाथी दांत की मानिंद चमकने दमकने लगती हैं। इसलिए इससे कंघियां, मालाएं, हार, नगीने, घुंघरू, डमरू, ताजमहल, मीनार पाकिस्तान, फैसल मस्जिद और दीगर तारीखी इमारत के मॉडल, शतरंज की बसातें और मोहरे, तस्वीरों के फ्रेम, बटन, असा और छुरी चाकुओं के दस्ते, घरेलू फर्नीचर के बेल बूटों में भी इस्तेमाल होती है। बिलाशुबा ऊंट की हड्डियां हाथी दांत का नेमुल बदल हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दवा दारू के तौर भी इनकी अफादियत मुसल्लमा है। इससे आगे बढ़ें तो ये जादू टोने टोटके में भी साहिरों और आमिलों की अशद जरूरत होती है। उल्लू का खून, चोंच, गोश्त, खार पुश्त, सह के कांटे, खीफा घोड़े का कच्चा खुर, चमगादड़ के पंजे, कव्वी के अंडे, काले तिल, काले माश, काली बिल्ली का कलेजा, किसी भी जानवर का सालम दिल, उल्टा पैदा हुए बच्चे के बाल, नाखून, नाड़ू, सूरज ग्रहणी औरत के हेज वाला कपड़ा, खच्चर का पेशाब, गीदड़ की गोबरी, पेट में मरे बच्चे का नाड़ू, शेर की मूंछ का बाल, अमर बेल की तार, सर के बाल, नाखून, नागफनी की जड़, बांझ औरत के चूल्हे की भोभल, नामर्द की झांटों के बाल, स्याह कोड़ी जिसके शिकम में मरा हुआ कीड़ा हो, मुर्दे के कफन से बचा हुआ कपड़ा। इसी तरह ऊंट की हड्डियां, खास तौर पे बाएं कूल्हे और पिंडली की हड्डी, काले इलम से दफा और अहया के लिए अपनी एक खास अहमियत रखती है। इन हड्डियों की अहमियत मजीद दो चंद हो जाती है अगर वो ऊंट पागल होकर मरे या उसे मार दिया जाए, या वो जो मारे स्याह से कजा ले। आपने देखा होगा जहां कहीं ऊंट ज़िबा होता है वहां अक्सर लोग गोश्त के बजाय हड्डियां मांगते दिखाई देते हैं। अब खुदा की हिकमत और कुदरत मुलाहिजा फरमाएं कि मादा शुतर बच्चे की हड्डियां बिल्कुल अलग खासियत और अहमियत की हामिल होती हैं, जो किसी किस्म के जादू या सफली इमल में तो किसी मकसद की नहीं होती, लेकिन सहरा में एक नूरी चिल्ले की तकमील के इब्तदाई मरहले में बहुत काम आती हैं। आमिल हजरात इन हड्डियों को हासिल करने के लिए खासी तगोदो करते हैं। इस चिल्ले को चिल्लाए रेगती या चिल्लाए रेगे माही के नाम से मौसूम किया जाता है। रेग माही यानी रेत का कीड़ा या मछली, छोटी छिपकली के बच्चे की मानिंद एक दुबली पतली सी मछली की शक्ल का एक कीड़ा होता है। इसे सकनकोर भी कहा जा सकता है। रेत सी रंगत की ये मछली इंतहाई फुर्तीली, चाको चौबंद और वाज़ेह उभरी हुई गोल गोल आंखों वाली होती है। सामने बैठी हुई हो तो दिखाई नहीं देती। अपने मुंह से रो पहली रंगत का एक चमकीला सा लुआब खारिज करती रहती है। बस यही इसकी निशानी है। रेत पे इसके चलने सरकने का कोई निशान खुर्रा दिखाई नहीं देता। इसकी मौजूदगी का पता रेत पे चमकते अबरख जैसे जर्रात से चलता है।
جو لمبی سی لکیر کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ کچھ بے علم لوگ عام صحرائی چھپکلیوں، کرلوں اور سانڈے کے نومولود بچوں کو ریگ ماہی کہہ کر ناواقف ضرورت مندوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اصل ریگ ماہی کی پہچان اور سوجھان کم ہی کسی کو ہوتی ہے، اور پھر یہ ریگ ماہی جیسا انمول کیڑا ہر ایک ریگزار کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا، کہیں تو بالکل ہی نہیں ہوتا، اور کہیں کہیں بہتات سے دکھائی دیتا ہے، اور جدھر ہوگا وہاں صحراؤں کے سینے معدنیات سے بھرے ہوئے ہوں گے، بالخصوص پارا، چاندی، نکل، ابرق وغیرہ۔ یہاں اکثر پاڑے اور پلو میں ہرن، شکرے، دخل، ممولے، صحرائی سفید ٹٹہریاں، جگل بے ضرر سانپ، آمی آک، آمل، سرنہ جھاڑ اور زیر زمین محفوظ میٹھے پانی کے ٹوبے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے منہ سے بلبلوں کی صورت خارج ہونے والے ابرقی مادے سے ایک مسحور کن خوشبو اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ ماہی آب کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض سمندر، اتھلا گہرا پانی پیدا فرما دیا، وہیں اس سقن خور کے لیے لق و دق تھل اور ریت ٹیلوں کا ایک جہان تخلیق کر دیا۔ یہ یہاں اسی طرح رہتی اور تیرتی ہے جیسے مچھلی جل میں تیرتی اور رہتی ہے۔ چلائے ماکوس، چلائے گمگاف، چلائے آب رواں، چلائے کہقاف، چلائے خواجہ خضر، چلائے چولاور، چلائے چاک تن، چلائے الف، چلائے زبات، چلائے چاہ یا چلائے موتی کی مانند چلائے ریگتی کے لیے ایک زمانے پہلے اہتمام کرنا پڑتا ہے، چونکہ یہ سب چلے ریاضتیں ایک خاص اہتمام و انتظام اور مقام کے متقاضی ہوتے ہیں، اس لیے ایک دو معتمد خاص قسم کے معاونین کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جو بشری علتوں سے پاک، متقی، پرہیزگار اور مضبوط دل اور گردے کے مالک ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس ریگتی چلے کے لیے ایک تھل جس میں ریگ ماہی بکثرت ہوں، ان پہ بہار کے دن ہوں، یعنی انڈے دینے سینے کا موسم، کہیں قرب و جوار میں گوٹھے، ٹوبے، ٹیلے بھی موجود ہوں، جوٹ، جھاڑیاں، اچھل پات ہوں گی تو اونٹ اور اونٹوں کے بچے بھی بغبار رہے ہوں گے، کٹم قبیلے، ساربان، دھکو دھامڑے بھی ہوں گے۔ یہ سب ہوں گے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ کہیں سے شتر یا شتر بچے کے ہڈ ہڈے آپ کو باتبادل زر دستیاب ہو جائیں۔ فورٹ عباس کے مضاف میں ریگستانی علاقے کے لمبے پکے کوس اندر سرکیوں، سرکنڈوں، جھاڑ جھنکار سے بنے ہوئے چند گھوپوں پر مشتمل ایک آبادی تھی۔ یہاں تھلوں، صحراؤں کی آبادی بھی اکثر موسموں، چارے اور پانی کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے۔ پچھلے برس جہاں آبادی تھی، اگلے برس وہاں ٹیلے ٹبے نظر آئیں گے۔ ان خانہ بدوشوں کے لیے پورا روہی ہی جھونپڑا ہوتا ہے، نیچے ریت کا فرش اور بے مہر آسمان کا چھت، تلخ تند موسموں کی دیواریں، جھکڑوں، طوفانوں و وارلوں کی کھڑکیاں، دروازے، بھوک، پیاس اور بیماریوں کے روشن دان اور دوکش۔ یہ صابر و شاکر، محنت کش، مخلص انسان اسی کشمکش، تگ و تاز میں ڈوبتے ابھرتے اپنے حیات کے دن پورے کر لیتے ہیں، پھر انہی تھلوں کی اتاہ وسعتوں میں وہ بھی ایک دن ذروں میں تبدیل ہو کر رزق ریگ بن جاتے ہیں۔ شاید انہی ذروں سے پھر ریگ ماہیاں جنم لیتی ہیں۔ ان کے منہ سے جھاگ بن کر نکلنے والی روح، پہلی لعاب جو خشک ہو کر ابرقی افشاں کے مانند ادھر ادھر بکھرا ہوا کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، شاید انہی بندگان صحرائی کے خون پسینے کے گرنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ گھروٹ گھوٹ سے چند فرلانگ شمال کے اوڑ صحرائی رینجر کی ایک چوکی تھی، جہاں نیم پختہ دفتر اور رہائشی کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ صاف پینے کے پانی کی زیر زمین پختہ ٹنکی، بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیزل کا جنریٹر، اسلحہ خانہ، حوالات، شتر خانہ اور پیغام رسانی کا انتظام بھی تھا۔ فورٹ عباس سے بہت آگے تک نیم پختہ یک رویہ سڑک تھی، پھر آگے وہی ٹیڑھے میڑھے بنتے مٹتے راستے، پگڈنڈیاں کے ابھی ہیں، تھے اور نہیں ہیں۔ یہاں ان کے پاس چند سرکاری شتر تھے، جن میں کچھ جوان ڈاچیاں بھی تھیں۔ ظاہر ہے جہاں کوئی جانور ہوگا وہاں جان اور جوانی بھی ہوگی، محبت و نفرت کی کوئی کہانی بھی ہوگی، بچے من کے سچے بھی ہوں گے۔ اس رینجر پوسٹ پہ میرا ایک بلوچ بچہ ایک چھوٹے افسر کی حیثیت سے تعینات تھا۔
وہ गाहे माहे मुझसे मिलता भी रहता और अक्सर मुझे फोर्ट अब्बास आने की दावत देता रहता था। वो मुझे अपना इलाका, थल, अपनी रेंजर पोस्ट और वहाँ की तारीखी और रूहानी अहमियत की यादगारें दिखाना चाहता था। इसकी ये ख्वाहिश भी थी कि वो मुझे अपने वालिदैन और दोस्त अहबाब से भी मिलवाए। मैं उसे अपनी अदीमुल फुर्सती और खराबी सेहत के बहानों से टालता रहता था। एक दिन अचानक मुझे उसका पैगाम मिला। अगर तबीयत गवारा करे तो चंद रोज के लिए आ जाएं। मौसम मोतदिल है। आवारा बादलों के टुकड़े थल पे साया फगन रहते हैं। घास झाड़ सब्ज पत्तों बूटियों ने झांका झांकी शुरू कर दी हुई है। तलोर, सेहूं, चकारों और रेग माहियों ने फुदका फुदकी लगाई हुई है। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि हमारे करीब ही गोठ में एक डाची ने आपकी तलबे ज़रूरत के मुताबिक एक काले शाह काले शुतर बच्चे को जन्म दिया है और इसकी आंखें भी करंजी और शहाबी हैं। ये पैगाम दफ्तरी कागज पे रुक्का की सूरत मुझ तक पहुंचा था। पैगाम पढ़ते ही मुझे एक रोज कब्ल देखा हुआ एक ख्वाब याद आ गया। देखा कि मैं कुछ सामान उठाए दूर दराज सहरा में भटक रहा हूँ। भूख प्यास से मेरा बुरा हाल है। इससे पेशतर मैं सर पे खड़े सूरज की तेज तमाजत से जल भुन कर भस्म हो जाऊं या नकाहत से कहीं ढह कर रिज़्क़ रेग बन जाऊं। मुझे अपने सामने एक काला शुतर बच्चा जो अपनी कमजोर लरसती हुई टांगों पे बमुश्किल खड़ा था दिखाई देता है। हम दोनों एक दूजे को चंद लम्हों के लिए खाली खाली नजरों से देखते हैं। फिर अचानक वो लड़खड़ाती टांगों पे एक जानिब हो लेता है। अभी चंद टूटे पुटे कदम ही चला होगा कि यकदम ठिठर कर रुक जाता है और मुड़कर मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगता है। यूं लगा जैसे वो मुझे अपने पीछे पीछे आने का कह रहा हो। मैं बिना कुछ सोचे समझे इसके पीछे लग जाता हूँ। कुछ दूर सामने एक रेतला टिब्बा सा दिखाई देता है। वहां पहुंचकर वो रुक जाता है, मुड़कर फिर मेरी जानिब देखता है। मुझे मुतवज्जे पाकर अपने अगले खुर पांव से रेत हटाता है। पास पहुंचकर देखता हूं कि नीचे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसके अंदर से ठंडी हवा बाहर निकल रही है। मैं आओ देखता हूं न ताओ एक जकंद लगाकर अंदर घुस जाता हूं। मेरे अंदर दाखिल होते ही ऊपर रास्ता बंद हो जाता है। घुप अंधेरा हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। बाहर निकलने का रास्ता मसदूद और अंदर सख्त अंधेरा। मैं घबरा जाता हूँ। अचानक जैसे बहुत से जुगनू कहीं से फूट पड़े हों। कुछ ही देर में वहां एक ऐसी जगमग जगमग हो गई कि मुझे अंदर का एक एक जर्रा जवाहिर रोशन के मानिंद दमकता हुआ दिखाई देने लगा। मैं हैरान हो रहा हूँ कि इस बंद कब्र या कमरे में ऐसी दिल आवेज और ठंडी ठंडी मीठी रोशनी कहाँ से आ गई। अब जो गौर करता हूँ तो देखता हूँ कि लातादाद नन्ही नन्ही रेग माहियां रेत की दीवार से फूट रही हैं। उनके आर पार दिखाई देते जिस्म से मध्यम सी रोशनी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जुगनुओं से फूटती हुई पूरी कब्र को बुकाए नूर बना दिया है। मैं अपना दस्ती बुकचा सर तले रखकर नीम दराज सा हो जाता हूँ। ऐसे में मुझे प्यास का शिद्दत से एहसास होता है, मगर यहाँ पानी कहाँ। मैं सबर शुक्र अल्लाह तवक्कुली करके आंखें मूंदे पड़ जाता हूँ। कब आंख लगी ये तो जाप ना पड़ा, मगर कैसे आंख उचटकी ये खूब याद रहा। हाथ हथेली यूं सुन के बर्फ में दब रहे हों। थकावट बेहिम्मती ऐसी दर आई हुई थी कि शायद लंबी तान के सोया पड़ा रहता, मगर हाथ कलाई के सुन पड़ने से पूरे बाजू पे चूंटियों की सी चुटपुट ने झंझोड़ कर रख दिया था। देखा कि मेरे नीचे धरे हुए हाथ की हथेली पे रेग माहियों की कतार लगी पड़ी है। एक एक आती है, मुंह से दो एक बुलबुले से हथेली के प्याले में डालकर चली जाती है। झील सैफुल मलूक की मानिंद मेरी हथेली पे लेसदार रसीला सा मादा जमा हो चुका है, जैसे किसी ने अनानास के जायका खुशबू वाली थिलथिलाती हुई जेली रख दी हो। मैं हैरानी से देखता हुआ उठ बैठता हूँ। अनानास की भीनी भीनी खुशबू ने मुझे सरशार सा करके रख दिया है। फरहत और तमानियत के गलबे में मैंने यखबस्ता हाथ अपने चेहरे के करीब लाकर मजीद सूंघना चाहा, मगर होंठों ने शायद पहले पहल कर दी। यूं लगा जैसे जेली और होंठों के माबैन कोई मकनातीसी कशिश थी कि मैं ठंडी मीठी जेली चूस रहा था। जुबान का शोर और हलक के थोर खुनकी और हलावत में बदल गए। मजीद कुर्बान के प्यास के साथ भूख और नकाहत की दिलाजारी भी जाती रही। मैं जानने लगा कि यहाँ पे औकात तो आखिरी हिचकी तक बसर किए जा सकते हैं।